हेलो फ्रेंड्स, टुडे नाउ टॉपिक इज़ द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू बीएससी एंड एमएससी की स्टूडेंट के लिए। तो चलिए अब हम इसे शुरू करते हैं। जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ये एच बेंथ एंड वी ब्लैंक ने डिस्कवर की थी इन 1935 के अंदर। ठीक है, इस थ्योरी में क्या बताया गया है, देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या क्या बताया गया था कि जो बॉन्ड होता है बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम का, आयन का और लिगेंड का, ठीक है, उसमें क्या बताया था कि जो बॉन्ड बनता है किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के बीच में और लिगेंड के बीच में वो प्योरली कवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अगर हम देखें तो जो बॉन्ड बनता है बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम के बीच में, लिगेंड के बीच में, वो क्या होता है, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन वाला बॉन्ड होता है। मतलब इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन के कारण बनता है। ठीक है, इसमें बताया गया है मतलब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन वाला बॉन्ड बनता कैसे है। देखो जो मेटल है और लिगेंड है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तभी तो इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होगी। तो जो लिगेंड होता है वो एनाइन होता है और वो अट्रैक्ट होगा टुवर्ड किसकी तरफ, मान लो कोई नेगेटिव एंड है, वो मतलब कौन सा चार्ज देखेगा, वो पॉजिटिव चार्ज देखेगा उसकी तरफ अट्रैक्ट होने के लिए। तो सेम ऐसे ही जो लिगेंड होता है वो एनाइन होता है, वो अट्रैक्ट होगा टुवर्ड द सेंट्रल मेटल एटम कैटायन की तरफ, और जो सेंट्रल मेटल एटम होती है वो पॉजिटिव चार्ज वाली होती है और वो अट्रैक्ट होंगी किसकी तरफ जाके, टुवर्ड द अपोजिटली चार्ज पार्टिकल की तरफ जाके जब अट्रैक्ट होती हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट फीचर क्या होते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के। इंपॉर्टेंट फीचर में आता है कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होता है जितने भी सेंट्रल मेटल एटम होते हैं वो किससे, मतलब जो सेंट्रल मेटल एटम होती है वो सराउंडिंग होती है, मतलब घिरी हुई होती है लिगेंड से। और लिगेंड क्या होते हैं हमारे पास, जो लिगेंड होते हैं वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करने वाले होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि मेटल जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज वाली होती है, लिगेंड जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं इजीली। ठीक है, क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। अट्रैक्ट करेंगे जब ये एक दूसरे को तो उसके बाद इनमें जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, मान लो कि इन्होंने एक दूसरे को क्या किया है, अट्रैक्ट किया है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन हुई। ठीक है, और मेटल जो है वो किससे घिरा हुआ होता है, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड से, और लिगेंड जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंटेन किए हुए होता है। ठीक है, लिगेंड जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करके रखता है। जितने भी हमारे पास लिगेंड होते हैं ऑल लिगेंड हैविंग ए नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं, मतलब लिगेंड हमारे पास नेगेटिव चार्ज वाले भी मिलेंगे हमें और न्यूट्रल मॉलिक्यूल वाले भी मिलेंगे। अगर लिगेंड नेगेटिव चार्ज वाला होता है तो वो फ्लोरीन, OH, साइनाइड वाले ग्रुप होते हैं। न्यूट्रल लिगेंड में वाटर, इथाइल अमाइन और अमाइन वाले होते हैं। कंसिडर करते हैं पॉइंट चार्ज, इनकी इंट्रैक्शन कैसे होती है, जो नेगेटिव चार्ज होता है वो मतलब सेंट्रल मेटल एटम के पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होके और एक आयन डाइपोल इंट्रैक्शन की भी फॉर्मेशन करता है। आयन डाइपोल इंट्रैक्शन और आयन आयन इंट्रैक्शन की फॉर्मेशन करता है। अगर नेगेटिव लिगेंड मतलब नेगेटिव वाला जो लिगेंड है, नेगेटिव चार्ज लिगेंड है, अगर वो सेंट्रल मेटल एटम मतलब पॉजिटिवली चार्ज मेटल के एटम की तरफ अट्रैक्ट होगा तो उस कंडीशन में वहाँ पे आयन आयन इंट्रैक्शन की फॉर्मेशन होगी। अगर कोई न्यूट्रल लिगेंड है उसका नेगेटिव एंड अगर पॉजिटिव मतलब सेंट्रल मेटल एटम से की तरफ अट्रैक्ट होगा तो उस कंडीशन में आयन डाइपोल इंट्रैक्शन की फॉर्मेशन होगी। ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल, अगर जो ज्योमेट्री है, जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल होता है वही डिसाइड करता है नंबर ऑफ लिगेंड को। ठीक है, कि जो मान लो अगर स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है, अगर स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होगी तो उस कंडीशन में हमें पता होता है कि वहाँ पे 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर स्क्वायर पिरामिडल होगी तो उस कंडीशन में 4 लिगेंड और प्लस में एक पिरामिड में जाएगा, मतलब टोटल 5 लिगेंड उसमें होंगे। स्क्वायर प्लेनर में 4 लिगेंड होते हैं। अगर लीनियर ज्योमेट्री होगी तो वहाँ पे एक मेटल होगी, एक मेटल के साइड में 2 लिगेंड लगे होंगे। ठीक है, अगर ट्रायंगल की फॉर्म में 3 लिगेंड होंगे, टेट्राहेड्रल में 4 लिगेंड होंगे, ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड होंगे। ये मतलब ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिसाइड करते हैं उसके, मतलब ज्योमेट्री होगा एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल ही डिसाइड करते हैं नंबर ऑफ लिगेंड को, कि कोई भी सेंट्रल मेटल एटम है उसमें कितने वैकेंट इलेक्ट्रॉन है, कितने वैकेंट है तो उसको कितने मतलब चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मेटल का, आयन का, लिगेंड का, वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन वाला होता है और वो 100% आयनिक नेचर का होता है। इसमें एक और पॉइंट बताया गया है कि जो नेगेटिव चार्ज वाला लिगेंड होता है जैसे कि क्लोरीन है,
और हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, साइनाइड है। इनकी इंट्रैक्शन अगर मेटल एटम की तरफ होती है, लिगेंड की तरफ होती है, तो वहाँ पे आयन आयन इंट्रैक्शन बनता है। अगर न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, उनकी इंट्रैक्शन होती है टुवर्ड मेटल एटम की तरफ, तो उस कंडीशन में आयन डाइपोल इंट्रैक्शन की फॉर्मेशन होती है। ओरिएंटेशन ऑफ डी ऑर्बिटल की बात करें तो इसमें एक ये पॉइंट है कि ये जो थ्योरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये जो है मतलब डी ऑर्बिटल है ना, मतलब डी ऑर्बिटल के बारे में ही एक्सप्लेन करती है। ठीक है, ये बताती है कि डी ऑर्बिट में कितना स्पेस है। तो ओरिएंटेशन ऑफ डी ऑर्बिट का मतलब है कि डी ऑर्बिट है उसमें करीबन 5 ऑर्बिट्स पाई जाती हैं। ठीक है, जो डी ऑर्बिट है उसमें 5 ऑर्बिट्स पाई जाती हैं। इन पांचों ऑर्बिट को 2 फॉर्म में स्प्लिट किया जाता है, मतलब ये 5 ऑर्बिट है। ठीक है, डी ऑर्बिट के अंदर 5 ऑर्बिट्स होती हैं और उन 5 ऑर्बिट को 2 ग्रुप के अंदर बांटा जाता है। ठीक है, 5 ऑर्बिट होती हैं, उनको 2 ग्रुप के अंदर बांटा जाता है। एक में तो 2 ऑर्बिट चली जाएंगी और एक में 3 ऑर्बिट चली जाएंगी, जिसमें 2 ऑर्बिट जाती हैं। ठीक है, मतलब एक में 2 ऑर्बिट चली जाएंगी, एक में कितनी ऑर्बिट चली जाएंगी? 3। उनको हम आगे पढ़ के देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है ओरिएंटेशन ऑफ डी ऑर्बिटल का मतलब होता है, इसको पढ़िए कि जो डी ऑर्बिटल है जब हम उनको स्प्लिट करेंगे, जो डी ऑर्बिट है वो स्प्लिट होती है 2 ग्रुप में, पहले ग्रुप में एंड सेकंड ग्रुप में स्प्लिट होती है। जब वो पहले ग्रुप में स्प्लिट होती है तो उसमें 3 ऑर्बिट कंटेन की होती है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। सेकेंड ग्रुप में जब वो स्प्लिट होती है तो वो 2 ऑर्बिट को कंटेन की होती है, डी एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर। ठीक है, जो पहला ग्रुप है, पहले ग्रुप के अंदर हमने देखा कि कितनी है, मतलब 3 ऑर्बिट्स पाई जाती है। कितनी ऑर्बिट है? 3 ऑर्बिट पाई जाती है और वो तीनों ऑर्बिट एक्सिस के अलोंग होती है, मतलब एक्सिस के ऊपर होती है। सॉरी, एक्सिस में नहीं, नॉन एक्सिस में लाई करती है। सेकंड ग्रुप वाली जो मतलब ऑर्बिट होती है वो एक्सिस के ऊपर लाई करती है। ठीक है, जो एनर्जी होती है मैक्सिमम ऑर्बिट, मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है? जो एक्सिस पे होते हैं ना, उन ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। जिनकी सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी तो वो रिपल्सन भी उनके अंदर सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, सो दैट जो मैक्सिमम रिपल्सन जो एनर्जी है वो किसकी मैक्सिमम होगी? एक्सिस वाले ऑर्बिट की। ये हमारे पास शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताया गया है। ये जो 3 ऑर्बिट है, पहली स्ट्रक्चर, सेकंड एंड थर्ड, ये क्या है? नॉन एक्सियल है, मतलब ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये एक्सिस के ऊपर नहीं है, मतलब इन बिटवीन एक्सिस पे है ये। ठीक है, ये जो मतलब ऑर्बिट बनी हुई है ये इन बिटवीन एक्सिस के अंदर है। तो पहली है डी एक्स वाई, मतलब ये जो ऑर्बिट है एक्स और वाई प्लेन के अंदर बिलोंग करती है। फिर आता है मतलब इन बिटवीन एक्सिस में है। फिर आता है हमारा डी वाई जेड का, किसकी आती है? डी वाई जेड का आता है। फिर आता है डी जेड एक्स का। तो ये 3 ऑर्बिट ऐसे बनेंगी। और फिर आती है जो अलोंग द एक्सिस, जो एक्सिस के ऊपर पाई जाती हैं, जैसे कि डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर हो गया, और दूसरी है हमारे पास डी जेड स्क्वेयर वाली है। ठीक है, सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है इन नीचे वालों के अंदर होती है एज़ कम्पेयर टू ऊपर वालों से। जो ऊपर वाले हैं उनके अंदर मिनिमम एनर्जी होती है, नीचे वालों के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी पाई जाती है। शेप ऑफ ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो जो डी ऑर्बिट है उसके अंदर पासिस होती है एनर्जी। उसके अंदर जैसे ही हम किसी डी ऑर्बिट के अंदर एनर्जी को पास आउट करेंगे तो वो स्प्लिट होगा 2 फॉर्म में। इसमें कहा गया है कि जब भी हम मतलब 5 ऐसे कोई 5 ऑर्बिट, मतलब इस डी ऑर्बिट है, मतलब ये हमारे पास डी ऑर्बिट है, इस डी ऑर्बिट के अंदर जब हम एनर्जी को पास आउट करेंगे ना तो ये इजीली 2 फॉर्म में स्प्लिट होगा। एक तो मतलब ऐसी एक्सिस के अंदर जो इन बिटवीन एक्सिस में होती है, और 2 ऑर्बिट ऐसे स्प्लिट होगा जो अलोंग द एक्सिस में होती है। 3 ऑर्बिट 3D ऑर्बिटल होती है, जैसे कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। पासिस इनमें कितनी लोब होती हैं? इनके अंदर 4 लोब्स होती हैं, और इनके अंदर जो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स वाले प्लेन के अंदर मिलेगी। ये जो लोब्स होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, दूसरी मतलब पहली के अंदर तो 3 ऑर्बिट हैं, 3 ऑर्बिटल को हमने मतलब एक्सप्लेन कर दिया। दूसरी ऑर्बिट आती है डी एक्स स्क्वेयर और माइनस में वाई स्क्वेयर वाली। इस ऑर्बिट के अंदर कितनी लोब होती हैं? 4 लोब पासिस हैं। ठीक है, इसके अंदर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके एक्स वाई प्लेन के अंदर होती है। ये जो लोब होती है प्रेजेंट होती है अलोंग द एक्सिस के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, अलोंग एक्सिस में ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? अलोंग द एक्सिस, और ये प्रेजेंट होती है इन बिटवीन एक्सिस में प्रेजेंट होती है। फिर आता है फिफ्थ लोब। फिफ्थ लोब के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 लोब पासिस होती हैं, जैसे कि इसमें कितनी लोब है? 1 और 2 लोब है। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके सेंटर में पाई जाती है, मतलब हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड यहाँ पे जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ पाई जाएगी। डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर में 1 2 3 4 लोब है। ठीक है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स प्लेन में भी होगी, वाई प्लेन में भी, एक्स वाई प्लेन में पाई जाएगी।
ठीक है। फिर आता है कि जो 5 इसके अंदर DZ स्क्वायर के अंदर 2 लो पासेज होती हैं, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस में पाई जाती है इन XY प्लेन के अंदर। नेक्स्ट कंडीशन है कि जब ये मतलब हमने पढ़ा है कि किसी d ऑर्बिटल को जब हम एनर्जी पास आउट करते हैं तो वो स्प्लिट होता है किन्हीं 2 फॉर्म में स्प्लिट होगा। मान लो एक में तो 3 ऑर्बिट चली जाती हैं और एक में 2 ऑर्बिट चली जाती है, ऐसे किन्हीं ऑर्बिट के अंदर स्प्लिट होता है, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है। जब 5 डिजनरेट ऑर्बिटल जब स्प्लिट हो जाए किन्हीं 2 कैटेगरी के अंदर, वन सेट ऑफ ऑर्बिटल ए, इन दोनों में जब कोई 2 ऑर्बिट मतलब जब कोई 5 ऑर्बिट वाला सेट स्प्लिट होता है तो उसमें से एक ऑर्बिट की हाई एनर्जी मिलेगी और उससे दूसरे वाले की क्या मिलेगी, लोवेस्ट एनर्जी मिलेगी। स्प्लिटिंग ऑफ 5 डिजनरेट ऑर्बिट ऑफ मेटल अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड इनटू 2 सेट ऑफ ऑर्बिट, मतलब स्प्लिट होता है स्प्लिटिंग होना डिजनरेट और डी ऑर्बिटल का मेटल का, ठीक है, मतलब स्प्लिट होना 2 सेट के अंदर, उसे ही हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। और ये भी डिफरेंट एनर्जी के साथ पासेज होता है। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।